ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्पॉटलाइट। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के साथ भेंटवार्ता। भेंट करता है आकाशवाणी संवाददाता भूपेंद्र सिंह। भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आगे आने वाले वर्षों में आप कैसे भारत की परिकल्पना करते हैं जो देश को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिलाने में मददगार साबित होगा? प्रधानमंत्री के इस आह्वान ने देश को बड़ी मजबूती दी है। अमृत महोत्सव आजादी के 75 वर्ष के प्रारंभ होने से 75 सप्ताह पहले शुरू हो गया। और ये बात प्रधानमंत्री ने आज से 7 साल पहले कही थी कि जब देश की आजादी का 75 वर्ष हो तब देश कैसा होगा ये हमें तय करना होगा। और स्वच्छता की जब बात उन्होंने बिहेवियर चेंज की थी तो कुछ लोगों ने बड़ा मजाक सा उड़ाया था, लेकिन बिहेवियर चेंज हो गया, ये दुनिया ने स्वीकार किया। बाहर शौच के लिए लोगों का जाना बंद हो गया और देश बेहतर दिशा में बढ़ गया। टॉयलेट की बात आई, हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, शौचालय बन गए। फिर बात आई कि क्या पानी पहुंच सकता है, जल जीवन मिशन शुरू हो गया। कोरोना आएगा किसी को कल्पना नहीं थी, लेकिन कोरोना के बीच में आपदा को अवसर में बदलने का काम, ऑक्सीजन के प्लांट हो, दवाइयां हो, वैक्सीन हो, वैक्सीनेशन हो, वो सब चल रहा है। फिर आयुष्मान कार्ड उन्होंने उसके पहले कह दिया था कि किसी परिवार में 5 लाख तक हो सकता है। उज्ज्वला के द्वारा गैस कनेक्शन पहुंचा दिया जो कभी लोग सोच नहीं सकते थे। ये सिर्फ सफलताएं नहीं है, जो उनके संकल्प का परिणाम है कि देश की आजादी का जब 75 वर्ष पूरा होगा तब देश कैसा होगा। लेकिन अब उन्होंने कहा है इसी सफलता के आधार पर कि आने वाले 25 साल बाद जब देश 100 वर्ष पूरे करेगा आजादी के, तब देश कैसा होगा। 75 वर्ष की इस यात्रा को हम आकलन करें। आजादी कैसे मिली उन्होंने पहले कहा कि उस बलिदान की हमें याद रखनी चाहिए आने वाली पीढ़ी ताकि उसका एहसास कर पाए। फिर उन्होंने कहा कि देश की 75 साल की यात्रा में जो प्राप्त किया है, लेकिन क्या सब कुछ प्राप्त नहीं किया, उसके जो उदाहरण मैंने आपको बताया जो विशेष थे वो पूरे हो सकते हैं 7 साल में, तो हमें अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी। फिर उन्होंने कहा कि आने वाले 25 वर्ष, तो 25 वर्ष का इंतजार नहीं करना, लेकिन 25 वर्ष की कल्पना करिए कि देश की आजादी के 100 वर्ष हो गए तो भारत क्या होगा। हम आयात समाप्त करके निर्यातक होंगे, हम सिर्फ सोने की चिड़िया कहलाएंगे। हमारा टैलेंट, हमारे इंजीनियर, हमारे अनुसंधानकर्ता, हमारे नौजवान खेलों में किस मुकाम पर होंगे, वैज्ञानिक अनुसंधानों में हम किस स्थान पर होंगे। इतनी बड़ी आबादी, इतनी बेहतर सोच रखने वाली आबादी जिसकी नीयत ठीक है कि दुनिया को संदेश देने का काम करते हैं, वो कैसे हो सकते हैं। और उसमें एक छोटा सा उन्होंने कहा कि जो फूड प्रोसेसिंग है कि देश इतना बड़ा उत्पादन करता है सब्जी में, फलों में, दूध में, समुद्री उत्पादों में, लेकिन ये चीजें खराब जल्दी होती है। मांग और पूर्ति के बीच में अंतर बहुत है। क्या इसको हम बांट सकते हैं? अगर बांटने की जरूरत नहीं है, मान लो कहीं मांग नहीं है, तो क्या हम प्रोसेस करके उसकी लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं? और बड़ा स्पष्ट कहा कि ये सिर्फ किसान का फायदा नहीं है, ये सिर्फ किसी व्यापारी का फायदा नहीं है, देश का फायदा है। और इसलिए उन्होंने कहा कि सब्सिडी भले दो, लेकिन मांग पूर्ति के गैप को भरो। सड़क, रेल, हवाई जहाज की सब्सिडी दो, लेकिन सामान जहां पैदा होता है और जहां मांग है उसके गैप को बांटने का वो काम करे। फिर उन्होंने कहा कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जरूरत है। उन्होंने कहा देश भर में नहीं, देश से बाहर जाना चाहिए। और उन्होंने आंकड़ा दिया कि अभी हम 38 बिलियन का हमारा निर्यात है, क्या इसको हम 400 कर सकते हैं? तो मुझे लगता है जब आजादी के 75वें वर्ष में 1 साल में हम इतना बड़ा लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये भरोसा इसलिए भी जगता है कि 125 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करने का अभियान भारत ने लिया और हम आज की तारीख में लगभग आधे से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो जैसा इसलिए बाकी लक्ष्य भी हम पा सकते हैं तेज गति के साथ, अपने सामूहिक क्षमताओं के साथ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम मांगों की बातें मत करिए, अधिकार की बात मत करिए, उत्तरदायित्व के साथ में आगे बढ़िए। सर, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे फूड प्रोसेसिंग सप्ताह के दौरान खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय कौन कौन सी गतिविधियां चला रहा है? हमको ये सप्ताह 6 सितंबर से 12 सितंबर तक हमारे मंत्रालय को मिला था। हम लोगों ने तय किया कि इन सप्ताह के भीतर 20 जो यूनिट हैं जो सफलता के साथ में चल रहे हैं, पूरे हो गए हैं, उनको हम लोकार्पित करेंगे। ये 10 राज्यों में है। और भी पहले से जो स्कीम्स चल रही थी मेगा फूड पार्क की, वो 42 वित्त मंत्रालय ने की थी, जिसमें से 41 पर काम शुरू हुआ था, लगभग 22 उस पर चल रही हैं। वहां पर एंटरप्रेन्योर्स को मौका मिले, जो स्कीम का मूल उद्देश्य था, उस पर भी सरकार काम कर रही है, विभाग काम कर रहा है। तीसरा है कि आने वाले समय में जो बात आपको मैंने पहले कही है कि हमारे फल हों, सब्जियां हों, समुद्री उत्पाद हों, उनको बचाए रखने के लिए किस तकनीक की जरूरत है। जो देश में उपलब्ध होता है
निर्यातक की डिमांड अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए आलू है, छोटे फ्रेंच फ्राई बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी को 6 इंच का फ्रेंच फ्राई चाहिए तो हम बीज बदलकर वो आलू पैदा करें जो निर्यात के लिए जरूरी है। तो मुझे लगता है वही टमाटर में, वही प्याज में, भारतीय खान पान का बड़ी मांग दुनिया में है, लेकिन वो अच्छी पैकेजिंग चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी चाहते हैं और पैरामीटर्स को लिखा हुआ चाहते हैं। और इसलिए मंत्रालय ने तय किया कि जहां हमारे क्लस्टर्स हैं, जहां छोटे उत्पादक हैं, उनको स्तरीय प्रयोगशालाएं वहां उपलब्ध कराएं, पैकेजिंग की व्यवस्थाएं उनको दें ताकि क्वालिटी भी बनी रहे, पैकेजिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो और साथ में उस पर जो लिखे हुए पैरामीटर्स हो वो इतने ऑथेंटिक हो कि हमारी क्वालिटी के साथ हमारी साख भी देश के बाहर जाए। ये प्रधानमंत्री की मंशा है। सर, एक नए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और प्रधानमंत्री के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने के लिए बीते 7 वर्षों में आपके मंत्रालय और विभागों द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? देखिए, स्कीम्स तो चलती रही है, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद पहली बार ये मंत्रालय अलग से बना और वो ये मानते हैं कि 3 ही लक्ष्य विभाग के हैं कि मांग और पूर्ति के गैप के लिए देश तैयार हो, दूसरा जहां पर अधिक मात्रा में उत्पादन हो जाए या तो उसकी उम्र बढ़ा दी जाए या उसको प्रोसेस करके और गुणवत्ता उसकी बढ़ा दी जाए ताकि वो देश में और देश के बाहर वो पहुंच सके। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि भाई आखिरकार हमें निर्यात की तरफ आगे बढ़ना होगा और इसलिए जो निर्यात है अभी हमारा है वो कुल 38 बिलियन का है और उन्होंने कहा है कि क्या हम इसे 400 बिलियन में पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये लक्ष्य पाया जा सकता है। निफ्टन जैसी हमारी संस्थाएं इसमें बेहतर काम कर रही हैं और भी जो संस्थाएं देश में हैं जो निजी क्षेत्र चला रहे हैं उनके साथ मिलकर हमारी जिम्मेदारी है कि किसान उत्पादक हो या अन्न उत्पादक हो, उनको किस तकनीक की जरूरत है, किस यांत्रिक सहयोग की जरूरत है, क्या हम तकनीक को यहीं अपग्रेड करके उनको उपलब्ध करा सकते हैं ताकि उनको माल सस्ता बने, प्रोसेस सस्ता हो और हम उसके बाद में क्वालिटी के साथ उसको दे पाएं। तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर उत्पादक, व्यापारी, हमारे समूह, सोसाइटी, एफपीओ, साइंटिस्ट और उद्योगपति मिलकर इस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई गई है। ये स्कीम किस तरह से भारत को एक ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मददगार साबित होगी? स्वाभाविक है कि जैसे प्याज किसी क्षेत्र में ज्यादा होती है, दक्षिण में कम होती है, लेकिन वहां मांग ज्यादा है। अब किसी को ट्रेन भरकर ले जाना है तो भारत सरकार उसको 50% की सब्सिडी दे रही है। ब्रांड नेम की बात है तो व्यापारी भी कर सकता है, किसान भी कर सकता है। तो सबसे अच्छी बात है कि फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय सभी को मदद दे सकता है, उसलिए किसान रेल उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। सर, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर और फूड पार्क देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह बढ़ावा दे रहे हैं? मुझे लगता है जो सबसे बड़ा लाभ है कि चीजें जहां उत्पादित हों वहीं पर प्रोसेस हो जाएं तो सड़ने गलने से बच जाएंगी, तो स्वाभाविक है कि किसान को मूल्य ठीक मिलेगा। उद्योगपति अगर वहीं पर अपना प्रोसेस प्लांट लगाएगा तो ये आदर्श स्थिति है। अगर इसके बाद भी हो जाए कि वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है तो जहां पर उसकी डिमांड वहां पहुंचाने के लिए हम रेल सब्सिडी देते हैं, सड़क में सब्सिडी देते हैं, हवाई जहाज से कोई नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है तो उसको भी हम सब्सिडी देते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों प्रकार की मदद है। तीसरी जो बात है वो ब्रांडिंग और मार्केटिंग की है। हम अच्छी चीजें बनाते हैं, उनकी जरूरत है। उदाहरण के लिए कि मोटे अनाज या जो भी हमारे जंगल में पैदा होने वाले उत्पाद हैं वो जैविक भी हैं, उनमें बहुत सारी चीजें हैं, मिनरल्स हैं, बाकी चीजें हैं और दुनिया में उनकी डिमांड है, लेकिन हम उसकी मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे। तो अगर कोई ग्रुप या राज्य सरकार अपना कोई ब्रांड बनाती है और उसके नीचे उत्पादक अपना नाम उसका चिप में आ जाए, कोई स्कैन करे, तो यदि आपने कोई चीज पैदा की है लेकिन ब्रांड नेम आपके स्टेट का है, उसके साथ में वो चीज जाए तो ब्रांडिंग भी होगी, मार्केटिंग भी होगी और सीधे उत्पादक को उसका लाभ मिलेगा। सर, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम ने किसानों, उद्यमियों और ग्राहकों को किस तरह से फायदा पहुंचाया है? ऑपरेशन ग्रीन और किसान संपदा योजना का कंपोनेंट है, उसमें ऑपरेशन ग्रीन भी है। हम उसमें बीज बदलने की बात करते हैं, अधिक उत्पादन की बात करते हैं और चीजें अगर उत्पादित होती हैं तो किस सेक्टर में जाएंगी, कौन सा एरिया होगा और इसलिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की कल्पना की गई है। 707 जिलों में 137 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो आइडेंटिफाई हमने की है कि यहां पर तो ये उपलब्धि ही है, तो अगर हमको उद्योग लगाना है तो वहीं पर लगाएं। तो मुझे लगता है कि ये जो आकलन के साथ में आगे बढ़ने का तरीका अपनाया है मोदी सरकार ने, ये निश्चित रूप से जल्दी परिणाम देगा और बेहतर परिणाम देगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ने रोजगार के किन किन नए अवसर को सृजित करने में मदद दी है?
कृषि में अगर हम देश की आबादी को लगाएंगे और वो प्रसन्नता पूर्वक वहीं पर अगर बेहतर मूल्य पाता है किसान, तो स्वाभाविक है कि उसका बेटा भी वहां काम करेगा। अगर कोई इंडस्ट्री उसी से जुड़ी हुई वहां पर लगती है तो तकनीक से जुड़े या उस विषय से जुड़े हुए लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा। अगर आप मार्केटिंग की बात को भी वहां पर साथ में एड ऑन करते हैं तो उस वर्ग के लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार इस इंडस्ट्री से निश्चित रूप से पैदा होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारा है और वहीं पर वो अगर प्रोसेस होता है तो ये आदर्श स्थिति है उत्पादक के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी और नौजवानों के लिए। सर, एक जिला एक उत्पाद योजना से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े लोगों को किस तरीके से का फायदा मिलने की उम्मीद है? होता क्या है कि जब कभी किसी क्षेत्र विशेष में कोई चीज बड़ी बहुतायत में पैदा होती है, लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन हमने उसको चिन्हित किया है और राज्य सरकारों की सहमति से किया है। एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के विभाग भी उसके साथ शामिल हुए हैं, वाणिज्य मंत्रालय भी उसमें शामिल हुआ है। अगर एक जगह पर कहीं पर आंवला पैदा होता है बड़ी मात्रा में और उसका उत्पाद अगर मुरब्बा हो जाए और वो मुरब्बा देश में भी उसकी जरूरत है और देश के बाहर भी जरूरत है, लेकिन हमने तय कर लिया कि ये जिले आंवला के हैं, आंवला की इंडस्ट्री लगानी है तो आप उन्हीं जिलों के आसपास लगाइए। अगर हमें कोई प्रयोगशाला उसके पैरामीटर्स को और स्पष्ट करने के लिए लगानी है तो वहीं पर लगानी चाहिए। तो चीजें हमने वो चिन्हित की है राज्य सरकारों की दृष्टि से। तो 707 जिलों में 137 जिले हैं जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए चिन्हित किए गए। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से इसका लाभ होगा और आसपास के एरिया में अगर वातावरण उन्हीं चीजों को पैदा होने का है, अगर चीजों को वहीं बेहतर मूल्य मिलेगा, वहीं पर वो प्रोसेस होंगे, तो स्वाभाविक है कि बाकी किसान या उत्पादक भी उसमें जल्दी से शामिल होंगे और उसके मन में एक विश्वास होगा कि मेरा उत्पाद जो होगा वो कीमत भी लेगा और वो बिकेगा भी। सर, अभी कितने नए फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने का कार्य देश भर में चल रहा है और भविष्य में ऐसे कितने यूनिट स्थापित किए जाने की योजना है? प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा बजट इस साल से लेकर 5 साल के लिए 10,000 करोड़ का बजट दिया है और इसलिए जो हमारी पीएम एफएमई स्कीम है उसमें भी पर्याप्त पैसा है और इसलिए मुझे लगता है कि करने के लिए हमारे पास में पूरा जगह खाली है। जो जितना ले सकता है हम उसे देने के लिए तैयार है। एक बात फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय ऐसा है जो समूहों को बैंक के लोन पर 35% की सब्सिडी देता है, बशर्ते वो फूड प्रोसेसिंग में काम करें। समूह आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जहां पर वो वनोपजों को खरीद रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, उनका अपना ब्रांड नेम दिया है, दूध के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर SC, ST और FPO है तो ये सब्सिडी और भी आगे तक चली जाती है। कोई कोल्ड चेन में काम करना चाहे तो भी उसका रास्ता मिल सकता है। सर, नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी की अभी क्या स्थिति है और ये पॉलिसी भविष्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने में किस तरह अहम भूमिका निभाएगी? मुझे लगता है कि अभी निफ्टिम के राष्ट्रीय स्तर पर बनने के बाद अन्य जो देश में काम कर रहे संस्थान हैं उन सबको मिलकर, जो उद्योगपति इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनसे मिलकर, नए हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ बैठकर इस पर तेजी से आगे बढ़ने के बारे में मंत्रालय काम कर रहा है। बहुत जल्दी हम सामने आएंगे, लेकिन ये ऐसा क्षेत्र है जो समय के साथ में तेजी से तब्दीली करने वाला। जैसे मैंने आपको बताया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी हम परिवर्तन करते हैं राज्य की सहमति से कि अगर 2 उत्पाद एक साथ एक से हैं तो अभी आपने एक ही लिया है, लेकिन दूसरा कहता है कि मेरा हक मारा जा रहा है, क्योंकि देश में ऐसे अनेक जिले हैं जिनकी जलवायु 2 हिस्सों में अलग अलग है, उत्पादन के तरीके अलग है। तो मुझे लगता है कि जब कभी ये पॉलिसी बनेगी तो पॉलिसी निर्यात को लेकर और हमारे जो फोकस एरिया, जो क्लस्टर्स हमारे होंगे उनको आइडेंटिफाई करने का प्लान है और इसलिए मुझे लगता है कि पॉलिसी जब मूर्त रूप लेगी तो बढ़ते हुए कदम हमारे जो होंगे वो उसी लक्ष्य के साथ होंगे कि देश की आजादी के जब 100 वर्ष हों तब देश किस मुकाम पर होगा। और प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य दिया है और वो लक्ष्य मुझे लगता है कि पूरा होता है तो तेज गति के साथ और हम आगे बढ़ेंगे। सर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? ये ऐसा मंत्रालय है जहां पर निजी क्षेत्र को खुली छूट है। मतलब जहां पर एंटरप्रेन्योर्स आते हैं तो उसमें कोई छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, समूह हो, सोसाइटी हो, FPO हो, कोई भी हमसे मदद ले सकता है। सर, फसलों की कटाई के बाद होने वाले खाद्य पदार्थों की हानि को रोकने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? हमारा लक्ष्य यही है कि जो उत्पादन हो वो या तो कहीं और चला जाए, ज्यादा होता है तो हम वहां पर पहुंचा दें जहां उसकी मांग है, या फिर अगर इतनी बहुतायत में है कि मांग से और भी ज्यादा हो जाए तो हम उसको प्रोसेस करें। तो यही 2 रास्ते हैं। मैंने कहा आपसे पहले भी कि आदर्श स्थिति यही है कि जहां चीजें उत्पादित हों वो मांग को भी पूरा करे और इतना पैदा हो जाए तो प्रोसेस करने के लिए इंडस्ट्री भी वहीं पर हो। तो मुझे लगता है ये आदर्श स्थिति है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपको। अभी आप सुन रहे थे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के साथ भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे आकाशवाणी संवाददाता भूपेंद्र सिंह।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।